So share capital schedule 5, reserves and surplus schedule 6, borrowing schedule 7. This is my sources of funds. Application of funds में investments schedule 8, loans given. This is loans given. That is why it is an asset. Application of funds में asset होती है. Loans given schedule 9, fixed assets schedule 10, current assets schedule 11. उसमें से आपका जो एडवांस एंड अदर एसेट्स है ना वो शेड्यूल 12 होता है. ये भी करंट एसेट ही है, एडवांस एंड अदर एसेट्स, पर उसको अलग शेड्यूल में डाला है 12. करंट एसेट्स में ऐसे आपको करंट लायबिलिटीज माइनस करनी है शेड्यूल 13 एंड प्रोविजंस शेड्यूल 14. ओके, करंट ये सारी एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा नेट करंट एसेट्स A माइनस B. ठीक है ना. उसके नीचे आप ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो लिख रहे हैं ना, ये वो है क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर शेड्यूल नंबर 15. इसे टैली फिगर, हाँ मतलब अभी आपको फाइनल क्या करना है, नेट करंट एसेट्स के साथ 15 लेकर टोटल निकालना है, तो टैली फिगर आपकी आ जाएगी. ठीक है. इसमें ना ज़्यादातर बैलेंस शीट नहीं पूछते हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है वो, मतलब देख लेना है बैलेंस शीट के शेड्यूल्स. इसमें ना ज़्यादातर ये पूछते हैं शेड्यूल नंबर 4 तक. ठीक है, शेड्यूल नंबर 1 से लेकर 4 तक. तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. बैलेंस शीट के शेड्यूल्स भी याद कर लो, क्योंकि शॉर्ट नोट अगर आ गया तो आपको शेड्यूल्स के साथ लिखना पड़ेगा. एडवांसेस कौन से, ये वाले एडवांसेस है ना जो, एक मिनट रुको, ये एडवांसेस एंड अदर एसेट्स मींस ये शॉर्ट टर्म एडवांसेस जो आप नहीं देते हो लोगों को, शॉर्ट टर्म एडवांसेस. एंड अदर एसेट्स मींस वो छोटी मोटी दूसरी एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल्स एंड ऑल, ये शेड्यूल नंबर 12 में जाता है. ये सारी एसेट्स है मेरी, उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस करनी. करंट लायबिलिटीज 2 हैं, शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14. शेड्यूल नंबर 13 में क्या है, करंट लायबिलिटीज, और शेड्यूल नंबर 14 में क्या है, प्रोविजंस. जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, जैसे प्रपोज डिविडेंड, ये सारे आपके प्रोविजंस होते हैं ना. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज होती हैं, है ना. बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज होती हैं. तो ये आपके एक्सपेंसेस है, सॉरी लायबिलिटीज है, जो आपको एसेट्स में से माइनस करना है. ओके, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क. अभी ध्यान से सुनना कि क्या होता है. रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज क्रिएटेड एवरी ईयर in order to ascertain the profit in case of general insurance business. It is only and only in the case of general insurance business. Only and only in the case of general insurance business. Every year इसे create किया जाता है आपके जो profits हुए ना उसमें से. जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस फंड क्रिएट करती है ना, वैसे जनरल इंश्योरेंस कंपनी अनएक्सपायर्ड रिस्क का एक अकाउंट क्रिएट करती है. Such reserves represents the income received by insurance company in advance in the form of insurance premium. अब लोगों से आप प्रीमियम लेते हैं ना, क्यों लेते हैं प्रीमियम, कि फ्यूचर में अगर कुछ नुकसान हुआ तो फ्यूचर का नुकसान होने का आप आज से ही उनसे इनकम ले रहे हैं. तो ये आपके लिए तो एडवांस इनकम हो गई. कंपनी के लिए, कंपनी क्या करती है आपसे, फ्यूचर में होने वाले नुकसान का आज से ही कंसिडरेशन लेती है, मतलब प्रीमियम लेती है. तो ये तो फ्यूचर लॉसेस के लिए आज से आप हमसे ले रहे हो ना प्रीमियम. तो ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या है, एडवांस इनकम. ये एडवांस, Yes, ma'am. हाँ. तो ये प्रीमियम जो होता है, इट इज पेड इन एडवांस फॉर द रिस्क दैट मे हैपन इन एनी डे ऑफ द फ्यूचर. Therefore, it is necessary to carry forward a part of the premium income received by insurance company during a particular year to the next year for meeting any losses that may arise in the respect of policies issued during the preceding year. That means ये जो प्रीमियम मैं आपसे अभी स्टार्ट कर रही हूँ लेना, अभी से ही, उसका कुछ पोर्शन ईयर एंड में निकाल कर मुझे रिजर्व करना जरूरी है, साइड करके रखना जरूरी है. क्यों, क्योंकि अगर फ्यूचर में मुझे आपको पे करना पड़ा तो मैं कैसे पे करूंगी. तो एवरी ईयर मुझे कुछ पोर्शन निकाल कर साइड करके रखना जरूरी होता है. उसे कहते हैं अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व. रिजर्व करके रखना मुझे एवरी ईयर.
किसमें से? हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से। द प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क शुड बी 100। अब ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सम्स में काम आता है और ये दिया नहीं जाएगा। कभी कभी दिया जाता है, कभी कभी नहीं दिया जाता है, पर ये इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ता है। जैसे बैंकिंग कंपनी में हमने 25% ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, वो देगा तो भी करना है, नहीं देगा तो भी करना है ना, कंपलसरी था ना। वैसे ये अनएक्सपायर्ड रिस्क को रिजर्व क्रिएट करने के लिए, अगर मेराइन इंश्योरेंस बिजनेस होगा, मैंने पहले ही बताया ये जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के लिए होता है, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कभी भी क्रिएट नहीं करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज क्रिएट करती हैं। अच्छा, अगर मेराइन इंश्योरेंस बिजनेस में अगर आप हो तो आपको 100% प्रोविजन करना पड़ेगा। किसके नाम पे? अनएक्सपायर्ड रिस्क के नाम पे। अच्छा, किसका 100%? नेट प्रीमियम, मतलब आप जितना भी लोगों से प्रीमियम लेते हो ना, वो आपकी इनकम है, उसी इनकम का 100%, मतलब जितना प्रीमियम लिया उसका पूरा का पूरा अमाउंट आपको प्रोविजन करके रखना पड़ता है। अगर आप कौन से बिजनेस में हो? मेराइन इंश्योरेंस बिजनेस। मेराइन में। मेराइन, वेरी गुड। और अगर मेराइन को छोड़ के बाकी कोई भी बिजनेस है, फायर, एक्सीडेंटल, होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, मैं जनरल इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ, मैं लाइफ की बात नहीं कर रही। और कोई भी अदर इंश्योरेंस बिजनेस है, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंटल, मेडिकल और ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, है ना, कोई भी इंश्योरेंस है मेराइन को छोड़ के, तब होगा 50%। किसका? नेट प्रीमियम का। क्या? प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क। हम बात कर रहे हैं कि हमको अनएक्सपायर्ड रिस्क का कितना प्रोविजन करके रखने का, कितना रिजर्व करके रखने का। अगर मेराइन बिजनेस है तो प्रीमियम का 100%, और अगर अदर इंश्योरेंस बिजनेस है तो नेट प्रीमियम 50%। का 50%। वेरी गुड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या होता है और सम्स में काम आएगा। However, if an insurance company may sorry, however, an insurance company may keep additional reserve if it feels if it so feels necessary. Means आपको लगता है कि 50% से ज्यादा होना चाहिए तो आप क्रिएट कर सकते हो रिजर्व, कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम 50% होना चाहिए, उसके नीचे नहीं चलेगा। एडिशनल चलेगा, एक्स्ट्रा चलेगा रिजर्व करके रखना, पर 50% से नीचे नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? अनएक्सपायर्ड रिस्क वेरी इंपॉर्टेंट, अभी सम्स में आएंगे, ये वाली पॉइंट हर सम में आएगी, इतना इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम आपको पता है क्या होते हैं, क्लेम्स आपको पता चल गया क्या होते हैं, ठीक है। क्लेम्स मतलब जो हम सेटल करते हैं ना, क्लेम्स, और क्लेम सेटलमेंट में इंक्लूड होती है कुछ चीज़ें, लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, सर्वेयर का फीस इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, ये सारे ऑलरेडी आपके क्लेम्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया आपका थ्योरी पार्ट, अभी से जो आएगा ना वो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, तो आपको यहाँ तक पूरा रिवाइज करके रखना है। ये पेज नंबर कौन सा है पीडीएफ का? 8th पेज पीडीएफ का, तो आपको यहाँ तक रिवाइज करके रखना है, एंड उसके बाद अगर कुछ डाउट्स होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, रेवेन्यू अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इज दैट ओके? यस मैम। Yes, ma'am. तो आपको ये क्लियर है? नहीं तो आप है कुछ डाउट्स तो आप पूछिए, वरना हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. मैम ये सिर्फ 3 फॉर्मेट ना, रेवेन्यू, हाँ बैलेंस हाँ शीट और पीएनएल? हाँ हाँ हाँ, ये सिर्फ 3 फॉर्मेट हैं जो आपको याद करके रखने हैं। इसके साथ साथ जो थ्योरी पॉइंट्स की हमने वो भी रिवाइज करके रखी है, ओके। ठीक है। कल से जो Okay, लेक्चर्स ma'am. होंगे ना वो सारी पॉइंट्स काम आएंगी, तो अगर रिवीजन नहीं किया हुआ होगा तो आपको कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके, चलो, should I end the lecture? Yes, ma'am. Okay, मैम okay, take care everybody, bye. बाय मैम, Same थैंक to यू। you, ma'am. Good job, take care.